ये समझा? बाय द वे हमारा तो नहीं टाइम वेस्ट होता, क्योंकि वहां पे क्या है, आपके एक्चुअल नीट के पेपर में वहां पे बीच बीच में 2 बार वो आते हैं, वो साइन करवाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, वो सब प्रोसेस इन बिटवीन द एग्जाम होता है। तो वो सब के लिए तुम्हारा वो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, चला जाता है। वो सब तो हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम आपको कंप्लीट कितना टाइम दे देंगे बेटा, 3 आवर्स। अगर आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हुआ, डोंट यू थिंक आपका पेपर 3 आवर 20 मिनट्स में डेफिनेटली कंप्लीट होगा? बाय द वे अब तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। आपको एक्चुअल एग्जाम में ना एक बेस्ट क्या लगेगा, अगर आप 3 घंटे में पेपर लिख रहे हो, वहां पे आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग 5 मिनट में जल्दी जल्दी काम खत्म करके चलेगा। अब तो काफी इंप्रूव हो गया, ठीक है? सो ये 3 आवर 20 मिनट। इज द नीट पेपर पैटर्न क्लियर टू एवरीवन? यस। आते हैं सीईटी पे। सीईटी में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें डिवाइडेड नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देयर आर 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स? 100। बायो में देयर आर 100 क्वेश्चन एंड अगेन कितने मार्क्स? दोनों को ऐड करो, कितने मार्क्स हुए? सो सीईटी कितने मार्क्स का होगा बेटा? 200। बट बेस्ट पार्ट अबाउट सीईटी, नीट का जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट और डिसएडवांटेज, नीट में पेपर पैटर्न है +4 -1। इफ यू attempt the question correctly you will get +4 marks, और अगर गलत हुआ तो आपको क्या मिलेगा? so you have a penalty। यहाँ पे पेनल्टी नहीं है, यहाँ पे अगर आपने करेक्ट किया तो क्या मिलेगा? +1, और गलत किया तो क्या मिलेगा? 0। इसीलिए सीईटी का पेपर का सबसे बिगेस्ट क्राइम क्या है, क्या पेपर छोड़ के आए। तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रेनिंग जब देते थे बोलते लास्ट के 5 मिनट अलग से रखने, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारना, समझाओ? पेपर कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट द आइडिया? लास्ट के 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, बीच के बीच में अगर हमने सारे के सारे B मार्क्स कर दिए तो एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे, समझा? तो वो सारी चीजें आपको जानी है, और यहाँ पे हम फिर आपको बताएंगे तुक्का कैसे मारना। तो द आइडिया ये 200 मार्क्स का है। सीईटी आपका होगा, बट सीईटी होता है चैलेंजिंग इस हिसाब से। फिजिक्स और केम के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट, कितना? और बायो के लिए कितने मिलते हैं? 90 मिनट, और वो होता है ऑनलाइन। तो नाउ प्रॉब्लम, सीईटी पहले कैसा होगा? ऑनलाइन। 9 बजे का पेपर चालू होगा, 10:30 को पेपर खत्म हो जाएगा, और उसमें फिजिक्स और केम एक साथ आएगा और खत्म होगा। 10:30 से 10 मिनट का ब्रेक आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चालू होगा आपका? 12। अब प्रॉब्लम, नीट का पेपर साथ में मिलता है, तुम कोई भी सेक्शन अटेंड करो कोई फर्क नहीं। इसमें यू कैन नॉट हैव दैट ऑप्शन, तुम फिजिक्स और केम साथ में ही अटेंड करोगे। अब प्रॉब्लम देखो, कितने मिनट बोले मैंने? कितने क्वेश्चन बोले? डिवाइड करो, एक क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट। रफली एक क्वेश्चन आपको 55 सेकंड में सॉल्व करना है, 55 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ना, समझना, लिखना, अटेम्प्ट करना, मार्क करना, ये सारी की सारी चीज कितने टाइम में होंगी? 55 सेकंड, जिसमें फिजिक्स भी है और केम भी है। और बायो में कितने मिनट दे दिए बेटा? जो आपका पेपर है ना 45 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि बायो पूरा का पूरा क्या है? थियरी। या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। पता है तो पता है, नहीं पता तो तुक्का है, समझा? यहाँ तुक्का नहीं मार सकते, बिकॉज यहाँ पे अगर तुक्का मारा तो पेनल्टी है ना। यहाँ तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, ये समझा कुछ? सो सीईटी इज चैलेंजिंग बिकॉज उसमें कितना फैक्टर आएगा? टाइम का। नीट इज चैलेंजिंग क्योंकि टाइम तो डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम आपके पास क्या है? पेनल्टी। फिर भी बच्चे हैं जो 720 और 720 लाते हैं। इस साल की कहानी आपने सुन ली है, बोलिए ना, कितने लोगों ने इस बार की कहानी सुनी पेपर में? कितने लोगों ने 720 और 720 लाया इस साल? So there are 67 students. How many? 67. जिन्होंने 720 में से कितने लाए? 720। बस। पहले आते थे 4 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा। इसी साल कितने हुए बेटा? डराना नहीं लगना किसी का। अगर इस साल 67 है और हमारे साथ 2 साल बाकी है, ऐसा ना हो पूरा गांव ही आया ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसी साल हम सबने, सारे एजुकेटर्स ने, वी हैव स्टार्टेड द थिंग कॉल्ड एज RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम हम लोगों ने सबने मिलके नीट जो कंडक्ट करवाया जाता है NTA, उस पे काइंड ऑफ
केस करना चालू किया। बिकॉज ऐसा कुछ मजा, ये मजा आ रहा है ना? क्यों? वाई दिस? बिकॉज यार 720 और 720 अगर आप ला रहे हो, एम्स दिल्ली में 50 सीट, 67 सीट, 67 लोगों को 720 और 720 है। पहले 50 को एम्स दिल्ली मिल गया, रिमेनिंग 17 को भी फुल मार्क्स है, वो डिजर्व करते एम्स दिल्ली, फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि सीट थी 50। तो अब तुम एम्स दिल्ली जाने के लिए क्या एस्पायर करोगे, क्या सोचोगे? अब मैं क्या करूं? 720 और 720 तो ला रहा हूं ना, और क्या करूं? 2-3 स्टेप्स करके दिखाऊंगा उनको। मतलब हाउ कैन आई गेट और हाउ कैन आई एंटर इनटू एम्स दिल्ली? कोई गारंटी नहीं है। मैं फुल स्कोर कर रहा हूं ना, सब लोगों ने क्या इंस्पायर किया 2 साल तक, तू फुल स्कोर कर, तुझे एम्स दिल्ली मिलेगा। बच्चे ने फुल स्कोर किया, तुझे मिला नहीं, सॉरी। ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया। इसका प्रॉब्लम इसके लिए हुआ बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा इजी बना और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, एंड देयर वर मेनी लिटिल स्कैम्स, जिसकी वजह से इस बार बहुत स्कोर ज्यादा अपशूट हुआ। सो आप टेंशन मत लो, ये नेक्स्ट ईयर तक चेंज हो जाएगा। जैसे इस साल गवर्नमेंट में बहुत सारा उत्तर हुआ है, वैसे इसमें भी बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। आप ब्लेस्ड हो बिकॉज आपके पास कितने साल बाकी हैं? 2 साल तक एनटीए बहुत चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसके ऊपर ही प्रॉब्लम होने वाला है। ट्रस्ट में चेंज हो जाएगा, पेपर अच्छा बनेगा, कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम होगी, आपको एडमिशन मिलना इजी हो जाएगा। वेरी गुड, ओके। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है? नहीं? चलो, हेडिंग टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। Heading 2 Units and Measurements। इसमें लिखो फर्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट टॉपिक लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताओ कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको पता है? ऐसा है, सुना है ऐसा सिस्टम? और कोई? सीजीएस। वेरी गुड। और कोई? होता है, सही बोलो। तीसरा होता है एमकेएस। कौन सा होता है? अच्छा, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो फेमस थे पहले, अभी भी है पाया, बट पहले बहुत ही अलग अलग जगह पे फेमस थे। पहला सिस्टम जिसको हम बोलते थे एमकेएस, दूसरा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सीजीएस, तीसरा जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे जिसका नाम था एफपीएस। फुल फॉर्म देख लेते हैं एमकेएस का। एमकेएस वाज मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म था मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एफपीएस का फुल फॉर्म था फुट पाउंड एंड सेकेंड। अगर
अगर मैं बात कर रहा हूँ ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो उन्होंने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से बताने का ट्राई करा। जैसे मीटर कौन से क्वांटिटी का यूनिट है, कौन से क्वांटिटी का यूनिट है, लेंथ। कौन सा क्वांटिटी है बेटा, लेंथ। किलोग्राम किसका यूनिट है, ओके। तो अब सबसे पहले इज किलोग्राम द यूनिट ऑफ वेट और मास? सोचो और बताओ। मास, अगर आप मास बोल रहे हो, तो लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हाथ ऊपर करके। यस बेटा। Mass is the amount of matter which is present in a substance, and weight is the amount of force that is earth pulls to it. हाँ, यस, सही बोला उसने। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो जो उसने बोला, वेट होता है m इंटू जी। वेट क्या होता है, m इंटू जी। यहाँ पे m होता है वो मास होता है, और ये जो g होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So the idea is the mass of the substance will not change. जैसे आप यहाँ पे हो और आपका मास 55 kg है, तो आप कहीं और जाओगे कोई दूसरे प्लेनेट में तो भी 55 kg होगा, पर आपका जो वेट है वो चेंज हो रहा है। Why? Because weight is actually the multiplication of two quantity. One is the mass and another is acceleration. क्या पता अगर आप मून में गए और आपका एक्सेलरेशन वहाँ पे जो है वो कम हो गया, जो शायद आप लोग को पता होगा कि मून में अर्थ के कंपैरिजन में इट इज 1/6 कम हो जाता है, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप स्पेस में गए तो आप फ्लोट करते हो, व्हाई? बिकॉज़ वहां पे जी कितना है, 0। क्या आपका मास 0 है? नहीं, मास तो 55 केजी है, पर वेट कितना चल रहा है बेटा, 0। इसलिए वेट का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, बिकॉज़ वेट इज अ फोर्स। सो केजी इज नॉट द यूनिट ऑफ वेट, इट इज द यूनिट ऑफ मास। समझा? तीसरा, सेकंड, किसके लिए, टाइम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लेंथ, मास, टाइम, नीचे आओ सीडीएस में क्या सेम क्वांटिटी यूज करी? सेंटीमीटर के से क्या मेजर होगा, लेंथ। ग्राम से क्या मेजर होगा, सेकंड टाइम। फुट से भी सेम, पाउंड से भी सेम, सेकंड अगेन क्या रहा, टाइम। तो मतलब ये तीनों सिस्टम में क्वांटिटी तो सेम मेजर हो रही थी, डू यू एग्री? पर यार एक प्रॉब्लम क्या था, लेट अस से हमारी कंट्री यूज कर रही थी एमटीएस, कोई दूसरी कंट्री यूज कर रही थी एफटीएस, और तीसरी कंट्री क्या यूज कर रही थी, सीजीएस। तो अब कंट्री टू कंट्री तुम्हें पता है कि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है, पता है ना? तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो हम लोग अगर एक सिस्टम में काम करें, कोई दूसरी कंट्री दूसरे सिस्टम में काम कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर बार तुम लोग को कन्वर्जन फैक्टर भेजना पड़ेगा। लाइक आई वांट टू कन्वे मीटर, बट दूसरे वाला क्या समझता है, सिर्फ फुट, तो मुझे कन्वर्जन देना पड़ेगा। अच्छा, इतना मीटर इक्वल टू इतना फुट, गॉट द आइडिया? सो हर बार मैं जब यहाँ से यहाँ पे भेजूंगा तो वहां पे मेरे पास एक डेटा शीट होनी चाहिए जहाँ पे मुझे लिखा हो, हाँ मैंने भेजा है 20 मीटर का लेंथ, वहां पे लेकिन कुछ फुट में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक नई सिस्टम को जन्म करा और उसी का नाम था एसआई सिस्टम। और इसीलिए आपको स्कूल में एसआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। विच सिस्टम? इट इज बेसिकली नथिंग बट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम। According to SI system, इसके 3 पार्ट हैं। So we have 3 parts in SI system. So कौन-कौन से 3 पार्ट है देख लेते हैं। The first part, SI system के अंदर we have 7 fundamental quantities. So how many fundamental quantities we have? 7. Then we have 2 supplementary quantities. And last but not the least, we have many derived quantities. Now, एक बार वापस देखते हैं। SI सिस्टम क्या फुल फॉर्म बताया था मैंने? इंटरनेशनल बराबर। सो अब आप कहीं पे भी जाओगे ना, कोई भी कंट्री में, तो एज अ साइंस स्टूडेंट आपको SI सिस्टम में ही काम करना होगा। SI सिस्टम के अंदर क्या चीज चलती है? हाउ मेनी फंडामेंटल? 7. हाउ मेनी सप्लीमेंट्री? 2. एंड हाउ मेनी डिराइव्ड? कितने में? कितना मतलब आपको 2 साल में कितना पढ़ना? ओनली 150 प्लस। कितनी? सिर्फ 150 के आसपास पढ़ेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ आपको उसमें से 25 पढ़ा दूंगा। कितने?
ओनली 25. सही है ना? तो पहला 7 फंडामेंटल. फंडामेंटल मतलब कौन से हुए? बेसिक, प्राइमरी. नाउ क्वेश्चन, इज 7 अ स्पेशल नंबर? व्हाई 7? हाँ, यस. धोनी तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनीवन एल्स? 7 कॉन्टिनेंट. यस. और 7 कॉर्ड्स. यस. और कुछ? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड. क्या बात है. और 7 ओशन. आंटी हाँ, और कुछ? 7 डेज ऑफ द वीक. क्या बात है. 7 फेरे. नहीं, मैंने नहीं बोला था, तो लास्ट लेक्चर में पूछा तो पहला ही आंसर आया था 7 फेरे. तो आइडिया ये है, 7 क्यों है उसका रीजन मैं अभी दूंगा, बट वैसे डेफिनेटली यू आर करेक्ट. 7 इज अ काइंड ऑफ बहुत ही लकी नंबर भी बोला जाता है कई बार. 777 बोलते हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम 7 मेमोरी के साथ भी बहुत ज्यादा मतलब अटैच है. जैसे अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी ना, अगर आपको उसको परमानेंट मेमोरी में डालना है ना, तो आपको क्या करना है, उस चीज का रिवीजन 7th डे को करो. अगर आपने कोई चीज पढ़ी आज, तो वापस वो चीज कब पढ़नी चाहिए? 7th डे को. फिर वापस कब पढ़नी चाहिए? 14th डे को. एंड और एक बार कब पढ़नी चाहिए? 21 डेज की साइकिल. इफ यू डू दैट, वो इनबिल्ट आपके किस में चला जाएगा? परमानेंट मेमोरी. क्योंकि मेमोरी के लेयर्स होते हैं. 21 दिन के बाद वो आपकी काइंड ऑफ हैबिट बन जाती है. इसलिए जीतू भैया ने अगर कोटा फैक्ट्री में बोला होगा तो बोला था 21 दिन कोई चीज कॉन्स्टेंटली करो. इफ यू डू इट कॉन्स्टेंटली फॉर हाउ मेनी डेज, वो आपकी हैबिट बन. तो अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है और आपने सोचा मुझे एवरीडे 5 बजे उठना है, और आपने कुछ करके 21 दिन तक वो हैबिट कर लेना, सच में वो 21 दिन आपका हो जाएगा. पर ये चेंज होता है डेफिनेशन एज यू ग्रो अप. तो इसके लिए साइंटिफिक प्रूवन थियरी है. अभी आप कितने साल के हो? 16. आपको अपने में कोई हैबिट कल्टीवेट करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 दिन चाहिए. मतलब आप जितना नंबर ऑफ एज है ना, उतना आपको दिन वो चीज करनी है. सो मान लो अपने मम्मी ने बोला कि मैं ये कमिटमेंट देता हूं कि मैं फिक्स है मोबाइल का यूज नहीं करूंगा. हाइपोथेटिकल सिनारियो. या मैं इंस्टाग्राम में डिलीट करूंगा, मैं कोई पोस्ट नहीं डालूंगा, व्हाटएवर. आपको ये लेकिन कितने दिन के लिए करना पड़ेगा? 16. जो शायद डिफिकल्ट है वैसे, बट हाँ 16 दिन करो, हो जाएगा. पर अगर मैं अपने बारे में बात करूं, लेट अस से मुझे ये करना है तो मुझे 35 डेज के लिए करना पड़ेगा. सो 35 डेज तक इफ आई डू, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ते जाती है. इसलिए बोलते हैं कि सर नेचर चेंज करना बहुत टफ है. हम बोलते हैं ना यार इसका स्वभाव है ना बहुत बिगड़ गया है, पहले ठीक था, और ये ज्यादा करके हम मम्मी को बोलते हैं. समझ में आया? ओके. ऐसा सिस्टम कितने हुए? 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री एंड मैनी. ये लिखो. हाँ, ये भी लिखना है भाई.
Fundamental quantities are basically nothing but the extended version of MKS. So it is nothing but the extended version of MKS. जैसे MKS में हमने सबसे पहले क्वांटिटी जो स्टडी करी थी वो थी लेंथ. सो पहली क्वांटिटी फंडामेंटल में कौन सी रखी गई? लेंथ. सेकंड क्या रखा गया? मास. और थर्ड क्या रखा गया? टाइम. सो फर्स्ट थ्री क्वांटिटी वर एग्जैक्टली सेम, लेंथ, मास, टाइम, और यूनिट भी सेम रखा MKS का. सो लेंथ का ऐसा यूनिट अब से कौन सा है बेटा? मीटर. मास का यूनिट क्या होगा बेटा? किलोग्राम. और टाइम का यूनिट? सिंबल का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म. सो मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल m, किलोग्राम को लिखते हैं kg, और सेकंड को क्या लिखते हैं? h. दैट क्लियर? दिस वाज द थ्री क्वांटिटीज जो उन्होंने काइंड ऑफ मतलब स्टार्टिंग में ली. अब ऐड करनी थी हाउ मेनी क्वांटिटीज? 4. चलो एनी गेसेस? कोई भी आपको दिमाग में आ रही हो कि सर ये क्वांटिटी में भी फंडामेंटल हो सकती है. बाय द वे ये चार में से दो तो पक्के से सुनिए. एक्सीलेंट. द फोर्थ क्वांटिटी उन्होंने जो रखी उसका नाम था कौन सा? टेम्परेचर. डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ना. डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ, तो नॉट नीडेड. हाँ एक मिनट आगे जाएंगे, उसके पहले मुझे आप लोग से हेल्प चाहिए, फिर आप लोग मुझे बताओ टेम्परेचर का यूनिट. तीन पॉसिबिलिटी: डिग्री सेल्सियस, केल्विन, है ना. पर तीनों तो नहीं रख सकते, कोई एक रख सकते हैं. ऐसा यूनिट जो उन्होंने रखा दैट वाज केल्विन. इट वाज नॉट डिग्री सेल्सियस. सो केल्विन वाज द ऐसा यूनिट. बाय द वे केल्विन वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल के. तो यहाँ से रूल है, याद रखो, अगर कोई ऐसा यूनिट नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हुआ तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल होगा. और अगर वो कॉमन नाउन हुआ लाइक मीटर, किलोग्राम या सेकंड, तो वो कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता. यू कैन नॉट राइट केजी में के कैपिटल. फॉर द आइडिया इट इज ऑलवेज स्मॉल. जैसे न्यूटन, इज द न्यूटन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उसका सिंबल कैपिटल एन ही होगा. यू कैन नॉट राइट स्मॉल. समझा है? समझा? ओके. टेम्परेचर समझा है. फिफ्थ क्वांटिटी फोर्स. नहीं, वॉल्यूम नहीं. अब तुम्हें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा अलग डायरेक्शन में. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बाद जो नई क्वांटिटी उन्होंने रखी उसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट. क्या रखी? इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आई थिंक पता है क्या है? एम्पियर. वेरी गुड. करंट का यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर. सो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. इज एम्पियर अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट? नहीं, इट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. तो इसलिए आएगा कैपिटल ए. आएगा, इसमें नहीं है, बोला मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, चार क्वांटिटी हो गई. नेक्स्ट दो क्वांटिटी थोड़ी नहीं है. चार्ज इज एक्चुअली करंट से आता है. सो चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. नेक्स्ट टू क्वांटिटी काइंड ऑफ न्यू. मैं ही बता देता हूं कौन सी है. द नेक्स्ट क्वांटिटी इज नोन एज, हैरी पॉटर के स्पेल जैसी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या नाम है उसका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट इज कैंडेला. कैंडल वर्ड यहीं से आया. कैंडेला, कैंडल वर्ड यहीं से आया. सो कैंडेला वाज द यूनिट ऑफ क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CD. शॉर्ट फॉर्म क्या है? CD. दिस इज नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ बची. सेवेंथ क्वांटिटी का नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जब मैं यूनिट लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा. ये यूनिट आपने सुना हुआ है. यूनिट का नाम था मोल. MOLE. 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. सुना है कुछ? नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द केमिस्ट्री में आएगा. ठीक है. और इसका शॉर्ट फॉर्म था MOL. ई को भी चाहे को निकाल. ओके. अब देखो कितने क्वांटिटीज मैंने लिखे यहाँ पे? परफेक्ट. द फर्स्ट थ्री क्वांटिटीज
को मिला के फिजिक्स की ब्रांच नंबर 1 बनती है, जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है उसका? द वर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीन केम फ्रॉम दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स। आपका पूरा 11 6 से 7 महीना सिर्फ क्या स्टडी करने में जाए? मैकेनिक्स। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ने वाले फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। फिर नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स आएगी जिसका नाम होगा टेम्परेचर, और वहां से जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनी जो थी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना, वो सब। हीट एंड टेम्परेचर में वो पढ़ोगे जो आपने पढ़ा था स्कूल टाइम में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये तो पढ़ा होगा। बोल सकते सर रिड्यूस था, निकाल दिया था, नहीं था ना ऐसा कुछ? नहीं, लास्ट टाइम तक तो सब वैसे ही बोल रहे थे सर, जो भी बोलूं सर निकाल दिया था। तो पढ़ाया क्या था तो फिर स्कूल में, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वो सब पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ 11-12 चैप्टर है। हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ कितने चैप्टर है? 3, इसमें 3 ही। फिर कौन सी ब्रांच आई? इलेक्ट्रिक करंट। वहां से नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनी, थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हैव यू हर्ड द वर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? वो बाल में कंघी लगा दी, है ना, सुना है ऐसा? फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ B इक्वल टू IR वाला, सुना है ना? फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोटर कैसे चलती है, जनरेटर कैसे चलता है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, वो सब किसके अंदर आएगा बेटा? ओके। मैंने अपना इंजीनियरिंग इसमें किया है, सो ये पूरा 12th है एंड आई टीच दिस पार्ट इज द फोर्टे ऑफ मोहित सर एंड अमन सर। तो मोहित सर मेरे लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सा? ल्यूमिनस। हाँ, इसमें अराउंड 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वहां पे सिर्फ 2 ही चैप्टर है, छोटे से 2 चैप्टर। वहां से जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनता है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ओके, लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आसमान है नीला क्यों, पानी है ना, तो व्हाई स्काई इज ब्लू एंड सो ऑन काइंड ऑफ। यस, किसके अंदर पढ़ोगे? ऑप्टिक्स। पर आपने जो स्कूल में पढ़ा था वो था रे ऑप्टिक्स। आपने वो रे डायग्राम बनाया होगा। आपको रे ऑप्टिक्स तो है ही, मतलब स्कूल का पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे आएगा, प्लस एडिशनल चीजें पढ़नी है, प्लस एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ोगे हम? वेव ऑप्टिक्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आपने एंटमैन एंड द क्वांटम मीनिंग का भी कुछ सुना होगा, या एवेंजर्स अगर देखा हो या फॉलो करते हो तो उसमें जो थोड़ा बहुत फिजिक्स का है उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिक्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा आया? क्या लिखा? बोला जाता है फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जो बाकी सारी ब्रांच को कवर करती है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कवर करती है, फिजिक्स बायोलॉजी को भी कवर करती है, और मैथ्स तो साथ में है ही। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स और लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स निकलती है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ये जब फिजिक्स की ब्रांच बनी ना तब मॉडर्न थी, अब ये एंशिएंट फिजिक्स है, ये समझा? हाँ, जो भी नए नए आपके फील्ड आगे जा रहे हैं वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। इसमें हमारे पास कौन से चैप्टर है? द चैप्टर कॉल्ड एज एटम, द चैप्टर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। एटम करके चैप्टर जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। नील बोर का नाम सुना होगा शायद, पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, आगे देखेंगे, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स इज द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इफ यू कंपेयर दिस, मतलब ये 5 को इकट्ठा करो तो आपका फिजिक्स बन जाता है, जिससे आपके पास 30 चैप्टर्स बनते हैं इन। और अगर आप देखो तो सबसे मेजर जो है वो ये, क्योंकि ये दोनों मिला के रफली 20 या 22 चैप्टर है। 1, 2 और 3 रिमेनिंग मिला के आपके 8 या 10 चैप्टर का। कुछ समझ में आया बेटा? ओके, फिजिक्स समझ में आ गया? इजी है यानी काफी? देखो, and that's why 7 quantities, because 7 quantities के अंदर सारी फिजिक्स इंक्लूडेड है।
ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट इस चैप्टर को पढ़ने से नीट में 8 मार्क्स आपके मतलब 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं और ये चैप्टर इतना इजी है कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इसमें तो सही करके आता है। ओके, ये 7 क्वांटिटी में हमने फिजिक्स को मतलब रिस्पेक्ट दिया, हमने थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू केमिस्ट्री एंड बायो को भी रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि ये सब बायो में भी यूज होगी, मोल बायो में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, पर एक ब्रांच ऑफ जो साइंस थी उसको हमने थोड़ा भाव कम दिया और वो ब्रांच थी जिसका नाम था मैथ्स। तो मैथ्स वालों को बहुत बुरा लगा, तो उनको ट्रिब्यूट देने के हिसाब से उन्होंने नई क्वांटिटी बना दी जिसका नाम क्या दे दिया? So supplementary quantities are basically the helping quantities to which quantity your fundamental. How many supplementary quantity मैंने बोली थी? 2. सिर्फ 2, जिसमें से पहली क्वांटिटी है जिसको मैं बोलता हूँ कौन सा एंगल? एंगल नहीं, क्या है बेटा? एंगल। ये एंगल वही एंगल है जो आपने स्कूल में पढ़ा था। क्या आप लोग को एंगल एंड इट्स मेजरमेंट करके कुछ पढ़ा था? मतलब 30 डिग्री मेजर करना, आर्क बनाओ 60 डिग्री वाला, करा होगा ना ऐसा। तो आपने एंगल जो पढ़ा था वही एंगल अभी यहाँ पे थोड़े अलग नाम के साथ आ रहा है जिसका नाम क्या है? प्लेन एंगल। और ये एंगल जो हम मेजर करते हैं वो कौन सा एंगल होता है बेटा? 2D। 2D मतलब 2 एंगल। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द यूनिट जो एंगल के लिए आपने यूज किया? डिग्री। कौन सा यूनिट? डिग्री। सब लोग को डिग्री पढ़ाते हैं, है ना? पर ऐसा यूनिट डिग्री नहीं। सो वी हैव अ न्यू यूनिट कॉल्ड एज क्या? रेडियन। कौन सा यूनिट है? रेडियन। जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे RAD। क्या लिखेंगे बेटा? RAD। बाय द वे ये डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा वो ही सिखाने के लिए आप लोगों को कौन आएंगे? कपिल सर। अब कपिल सर का रोल क्लियर होगा क्योंकि ये सब चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में आप थोड़ा सा चीजें अलग है, केमिस्ट्री में भी अलग है। सो प्लेन एंगल अब से डिग्री में मेजर नहीं करा जाएगा। किस में मेजर करा जाएगा बेटा? रेडियन। सो मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, आपको सिर्फ अभी के लिए याद रखना है प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है। देन देयर इज अनदर जो सेकंड क्वांटिटी है, ये थोड़ी अजीब क्वांटिटी है जिसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या नाम है आपका? सॉलिड एंगल। ये आपका 3 डायमेंशन क्या होता है बेटा? ये 3 डायमेंशन। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। याद रखना इसका ऐसा यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। और बाय द वे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एहसास। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसके बाद? एहसास। मैं इन दोनों का सिंबल भी बताता हूँ। ओके, सिंबल का मीनिंग फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में फोर्स को हम लिखते हैं F, पता है ना ये? फिर और कोई मास को क्या लिखते हैं? M। फिर मोमेंटम को P लिखते हैं, सुना होगा ये? वैसे इन दोनों को हम नॉर्मली कौन से सिंबल से बताते हैं? प्लेन एंगल को हम नॉर्मली लिखते हैं थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। और सॉलिड एंगल को हम लिखते हैं ओमेगा, या ये यूनिट को हमने ओम भी बोलते हैं, पता है ना? जो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, याद है सबको? तो प्लेन एंगल के लिए क्या यूज करेंगे? थीटा। और सॉलिड एंगल के लिए क्या यूज करेंगे? या ओमेगा। और थीटा का फॉर्मूला है L/R। क्या रखना है? थीटा का फॉर्मूला क्या है? L/R। नाउ क्वेश्चन, सर L क्या है? सो L इज लेंथ ऑफ द क्या? R। और R क्या होगा बेटा? रेडियस। R क्या होगा बेटा? रेडियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थीटा के जैसा हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ओम। तो ओम का फॉर्मूला है A/R²। आई थिंक काफी सिंपल है। A क्या होगा आपके पास? A अपॉन रेडियस का क्या?
ये दो फॉर्मूला अलग से लिख के रखो, इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। हमने ऐसा यूनिट में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे और कितने सप्लीमेंट्री देखे और कितने डिराइव्ड अब देखने में, पर मैंने इससे पहले एक चीज है जो आपको 2 साल में बहुत काम में आएगी और उसका काम या बेसिकली नाम क्या है, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना वो ज्यादा करके तुम्हें असाइनमेंट में नहीं देंगे, कुछ आड़े टेढ़े देंगे, तुम्हें उसको वापस किस में लेके आना पड़ेगा, असाइनमेंट में। सो हाउ टू डू दैट, तो मैं 2 साल के पहले ही मैं क्या करता हूँ, पहले लेक्चर में एक छोटा सा टेबल देता हूँ हमेशा। तो होता क्या है, जो भी न्यूमेरिकल फ्यूचर में आप पढ़ोगे आपको सिर्फ टेबल को रेफर करना होगा। इसको मैंने सिंपली डिवाइड करा है प्रीफिक्स और पावर ऑफ 10। सो आई विल एक्सप्लेन दिस एंड देन यू कैन राइट प्रीफिक्स। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स, यस और नो? सो मैं एक लिखूंगा एग्जांपल, वहां से क्लियर करूंगा। लेट अस से मैंने यहां पे लिखा सेंटी, then the power of 10 will be 10 to the power minus 2. Now let's try to understand its meaning. If I tell you what is 1 centimeter, ठीक है, तो आपको लिखना है इक्वल टू 1 का तो 1 ही रहेगा, सेंटी। अब ये टेबल में देखो, सेंटी के बदले क्या लिखा हुआ है, that's it, लिख दो 10 raised to minus 2 meter. Okay, that is 1 centimeter equal to कितना हो गया, so let's say मुझे दिया गया 1 सेंटीसेकंड, 10 raised to minus 2 सेकंड। तो दिया गया 1 सेंटीग्राम। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आई एम एक्चुअली फोकस्ड ओनली ऑन द प्रीफिक्स, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द यूनिट। व्हाट दिया गया वो एज इट इज रहेगा, किससे चेंज होगा, प्रीफिक्स। सो सेंटी इज एक्चुअली नथिंग बट कितना होगा बेटा, 10 raised to minus 2। आई होप ये समझा है। इसे समझा है तो सेंटी के बाद जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो होता है मिली, एंड मिली करस्पॉन्ड्स टू 10 raised to minus 3। मिली क्या होगा, 10 raised to minus 3। सो अब से अगर कोई फ्यूचर में मुझे बताओ यार 1 मिलीमीटर कितना होता है, वेरी गुड, बहुत सही।
1 मिलीग्राम कितना होता है? 1 मिली सेकेंड कितना होता है? तो टेक्निकली आई एम जस्ट रिप्लेसिंग मिली ना, ये समझा? अच्छा, मिली के बाद आता है माइक्रो। मिली के बाद क्या आएगा? माइक्रो, जिसको कई बार सिंबोलिटिकली म्यू से रिप्लेस करते हैं। किससे? म्यू। और ये म्यू पता है आप लोगों ने यूज किया है एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया? वही सिंबल सेम है, म्यू। इसको क्या बोलेंगे? म्यू। माइक्रो, और इसका है 10⁻⁻⁶। क्या है इसका? 10⁻⁶। अगेन अगर कोई बच्चा पूछे कि बताओ यार 1 माइक्रोसेकंड कितना होगा, तो आपको आंसर पता है 10⁻⁻⁶ सेकंड। अच्छा, कोई ऐसा बोले कि बताओ सर 20 माइक्रोमीटर कितना होगा, तो आपको लिखना है 20 एज इट इज, फिर लिखना है इनटू, फिर माइक्रो के बदले क्या लिखना है? 10⁻⁶ मीटर। आई होप ये समझा हो। बहुत सिंपली कर रहे हैं हम, माइक्रो को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। गॉट द आइडिया? अच्छा, माइक्रो के बाद आता है नेक्स्ट प्रीफिक्स, टाटा की वो कार जो ऑटो से कम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो क्या है आपके पास? नैनो। क्या है? नैनो का शॉर्ट क्या है? एन। वो बनेगा 10⁻⁹। 10⁻⁹। बाय द वे इस नाम से बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, है ना? जो एडवांसमेंट फिजिक्स का है वो इसमें हो रहा है। नेक्स्ट आता है नैनो के बाद पीको। क्या आता है? पीको, जिसको बोलते हैं 10⁻⁻12। क्या होता है? 10⁻12। और लास्ट में आता है फेम्टो। क्या आता है? फेम्टो, which is 10⁻⁻50। अगर तुम सेंटी को छोड़ दो तो बाकी सब में एक पैटर्न है। पैटर्न समझा होगा? 3, 6, 9, 12, 15। समझा? सो आई थिंक काफी सिंपल है। ये हम छोटे हो गए, बहुत ज्यादा छोटे हो गए, अब टाइम है बड़े होने का, है ना? तो आप प्रीफिक्स देखेंगे पर बड़े वाला प्रीफिक्स देखेंगे। नेक्स्ट है किलो। नेक्स्ट कौन सा है? किलो। ये होता है 10⁻+3। तो अब प्लस में जाना चालू होगा, कुछ समझ में आ रहा है? किलो के बाद आता है मेगा। क्या आता है? मेगा, तो होगा 10⁻+6। अच्छा सर प्लस में लिखोगे तो चलेगा? चलेगा, यू कैन जस्ट राइट 10⁻6। इज इट ओके? मेगा के बाद आता है गीगा। क्या आता है? गीगा, 10⁻9। और गीगा के बाद आता है टेरा। टेरा नहीं है, ये क्या है? टेरा, which is 10⁻12। बाय द वे आप लोग अपने मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज करते हो या रैम रोम यूज करते हो, जिसमें आप बोलते हो केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, याद है? किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। व्हाट द आइडिया? पर डिफरेंस है कि पीछे बाइट यूज करते हो। सो बाइट इज बेसिकली कंप्यूटर में जो यूज होता है। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट हाँ प्रीफिक्स यही है। समझा? देख लिए प्रीफिक्स क्या क्या है? 10⁻3। अच्छा, पैटर्न है? इसमें भी पैटर्न है, सिर्फ आउट ऑफ ये क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 5 डिफरेंट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है 1⁻⁻⁴, जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये फिक्स है, मतलब इसमें प्रीफिक्स जैसा नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ही क्या होता है? 10⁻10 मीटर। बाय द वे एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ। इसको मेजर करने के लिए यूज होगा। रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 7000 एंगस्ट्रॉम, काइंड ऑफ दैट, ठीक है? इसके अलावा देयर इज अनदर कन्वर्जन जिसको बोलते हैं 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डायन नहीं, क्या है? डायन। 1 जूल इक्वल टू 10⁵ डायन। बाय द वे जूल एक्चुअली नॉट जूल, इट इज न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना है? 10⁵ डायन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पर किसमें? SI। डायन इज द यूनिट ऑफ अगेन फोर्स, पर किसमें? CGS में। तो ये SI टू CGS कन्वर्जन हुआ। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना? डायन। पर अंकित ने पहले 1 जूल लिखा था ना? तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्थ। 1 जूल इक्वल टू कितना? 10⁷ अर्थ। बाय द वे किसी को पता है जूल किसका यूनिट है? वेरी गुड, किसका? हीट का, वर्क का, एनर्जी का, सबका एक ही है। सो जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, वर्क या